क्या सोचते हैं? हरियाणा में कांग्रेस बैक फुट पर क्यों है और फ्रंट फुट पर आने की कितनी संभावना है? बड़े शर्म की बात है भाई, असेंबली में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, कप्तान नहीं था, तो कांग्रेस के विधायक उसकी गैर मौजूदगी में लड़े। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा फॉर्मर सीएम है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे। अब जो लगता है कि राहुल गांधी सर्जरी करेंगे तो उन्हें सिजेरियन ऑपरेशन होगा और स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। उन्हें उम्मीद है बनने की। अभी तक उन्हें सरकारी कोठी भी खाली नहीं की, क्योंकि विवाद भी उठता रहता है तो कोठी क्यों रखेगा। और चीफ सेक्रेटरी एफिडेविट में कहते हैं तो फॉरेस्ट ने किया काम। अरे भाई, चीफ सेक्रेटरी तो पूरे प्रदेश का होता है, फॉरेस्ट महकमा क्या उसके अंडर नहीं है? इतने घोटाले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष कांग्रेस 37 एमएलए में फिर कहूँगा 5 MP बड़ा भारी चंक होता है। वो कोई प्रभावशाली रोल इसीलिए नहीं अदा कर पाए कि कुछ मजबूरी रही, वही संगठन नहीं है, वो दमदार अध्यक्ष नहीं है और नेता प्रतिपक्ष नहीं। अनपढ़ लेडी गृहिणी कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई थी, चलिए संपत्ति है तो स्कूल नहीं चला इसका, यहाँ क्या बात कर रहा है। और तुम्हें तो नींद में भी उछलते हुए भजना दिखाई देता है। मतलब 5 लोगों ने बड़ा देवलाल जैसे कदावर ने, और अब 37 एमएलए फिर भी, और 37 में से ना कदावर लोग हैं, रघुवीर कादन जैसे हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, सीनियर लोग बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे। इतने घोटाले हो रहे हैं सरकार में। जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है हरियाणा में, जो अंग्रेजी अखबार है, जो TV चैनल है, अपनी भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। सोशल मीडिया एक सिल्वर लाइनिंग है, और सोशल मीडिया में बड़ा कुरीतियाँ हैं, मिसयूज है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर भी आप देखिए जितने मेजर स्कैंडल आ रहे हैं प्रमुख अखबारों की बजाय सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उसके बाद अखबार उनको पिकअप कर। अरावली खत्म हो गई तो जीना ही गाँव में अब BLF भी निकाल रहे हैं, 10-20 करोड़ के मंगोलिया है, 100 करोड़ के फ्लैट है। अरे जब पानी नहीं रहेगा, प्रदूषण इतना हो जाएगा, लाइफ लाइन ही खत्म हो जाएगी, लोग छोड़ छोड़ के भागे यहाँ से। 25 मीटर सड़क बना दी प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट लैंड में बादशाह, ताकि मिडिल वासी दे जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया गवई साहब ने, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने क्या वो दे दिया, क्या एफिडेविट फॉरेस्ट महकमे ने किया। करण दलाल और रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए, मीडिया में बहुत आया। आज एक बयान आ गया अखबार में, माइनिंग महकमा, इरीगेशन महकमा के जूनियर अफसरों ने एक टीम बनाई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, कुछ नहीं पाया। इससे पहले जब हमने दिखा अरावली में खनन हो रहा है, तो महकमे के वजीर से पवार साहब का बयान आ गया। मैं गया, मैं पहाड़ियों पर चढ़ा, मैंने देखा, मैंने वीडियो बनाया। कुछ गुरुओं में ही अभी अभियान चल रहा है तोड़फोड़ का। अच्छी बात है, अभियान चलना चाहिए, लेकिन रेडी पकड़ी वालों के खिलाफ चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डर के खिलाफ, बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आप जाओ शहर में, ऑटो में बैठ कर जाओ, ऑटो में इतने खड्डे मिलेंगे, आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। वो पहले हमारी बयान चले जाए, वो उसका अपोर्शन हो जाएगा। पर क्या है, CM साहब सैनिक को आते हैं, गाड़ी में आते हैं, रेस्ट हाउस आते हैं, मिलते हैं, गवर्नमेंट की मीटिंग की, 5-10 बिल्डर मिलते हैं, या नरबीर वगैरह मंत्री मिले, चले गए। उनके शहर के हालात का कुछ पता ही नहीं क्या। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। दोस्तों, एक बार फिर हम मौजूद हैं पवन बंसल जी के साथ। पवन बंसल जी का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जाने माने पत्रकार हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, लेकिन पूरे हरियाणा की राजनीति के बारे में पूरा मिजाज ये जानते हैं और दोनों विषयों पर, देश की राजनीति पर भी और हरियाणा की राजनीति पर भी ये लिखते रहे हैं। और इन दिनों अपनी गुस्ताखी माफ़ जो इनका पोर्टल है उसके माध्यम से भी अपनी बात पाठकों तक पहुंचाते रहते हैं। खोजी पत्रकारिता को लेकर के इन्होंने काफ़ी कुछ किया भी है, समझाया भी है और कुछ पुस्तकें भी लिखी है इन्होंने। लालों के लाल अभी मैं देख रहा था, इनकी टेबल पे ही पड़ी है, मैं आपको दिखाऊं। अभी ये हरियाणा के लालों के सबरंग किस्से मैं देख रहा था। उस समय शायद बंसीलाल जी जो है ना, उनका बोलबाला था। मुझे 5-7 पेज पढ़े तो मुझे लगा तो उस समय। तो आज इनसे हरियाणा की राजनीति पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा इनका जो फोकस है, ज़्यादा इनकी जो पत्रकारिता हरियाणा पर केंद्रित रही है। अब इनसे हम बात करेंगे हरियाणा में एक बड़ा बदलाव जो कांग्रेस में दिखाई दे रहा है आता हुआ, उस पर बात करेंगे। कांग्रेस ने एक एक्सरसाइज शुरू की है संगठन बनाने की, पुनर्गठन करने की, संगठन में जान डालने की, आप ये कह सकते हो संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस ने शुरू किया है। पर्यवेक्षक केंद्रीय भी आ रहे हैं, राज्य के भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस का हरियाणा में भविष्य क्या रहेगा, कांग्रेस क्या कभी फ्रंट फुट पर बैटिंग के लिए आ पाएगी, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सीधा सीधा है, अभी हमने भूमिका बनाई है कि कांग्रेस को लेकर के क्या सोचते हैं, हरियाणा में कांग्रेस बैक फुट पर क्यों है और फ्रंट फुट पर आने की कितनी संभावना है। देखिए 2014 से यहाँ पे भाजपा सत्ता में है और आपको बता दें कि अभी जो चुनाव हुए थे
लोकसभा के, उसमें 5 सीटें ले गई थी कांग्रेस, और असेंबली में 37 एमएलए, बहुत बड़ा चंक होता है, और जो वोट परसेंट था सिर्फ 1 या आधा % का ही मार्जिन था उसमें। लेकिन कांग्रेस का संगठन नहीं था, नेता प्रतिपक्ष नहीं था, आपसी गुटबाजी थी, इसलिए कोई इफेक्टिव रोल नहीं अदा कर पा रही थी। अब ठीक है, राहुल गांधी ने खुद कमान संभाली है, वो चंडीगढ़ में आए, उससे पहले जो इंचार्ज हैं हरियाणा के BK हरिप्रसाद, उन्होंने रैकी वर्ड में कहूँगा, हाँ ठीक है, एक्सरसाइज की, लोगों से अलग बात की। अब मुझे लगती है कि भाई ये जो लटका पड़ा था मामला नेता प्रतिपक्ष का, बड़े शर्म की बात है भाई, असेंबली में नेता प्रतिपक्ष नहीं था, कप्तान नहीं था, और कांग्रेसी विधायक उसकी गैर मौजूदगी में लड़े। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा फॉर्मर CM है, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, उन्हें उम्मीद है बनने की, अभी तक उन्हें सरकारी कोठी भी खाली नहीं की, जबकि विवाद भी उठता रहता है, वो कोठी क्यों रखे बैठे हैं। अब जो लगता है कि राहुल गांधी सर्जरी करेंगे और ये सिजेरियन ऑपरेशन होगा और स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। हम तो ये जानना चाह रहे हैं, ये जो सिजेरियन होगा, स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क्या भूमिका, क्या संभावना देखते हैं पवन बंसल? देखिए, मेरा मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसमें कोई दौरान कद्दावर नेता है, जाट समुदाय के भी हैं, उनका हरियाणा में इन्फ्लुएंस है, लेकिन लंबे समय से ऐसा राहुल गांधी को फीडबैक मिलता रहा है कि उनकी, वो कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही तो कोई बेवफा नहीं होता। उनके खिलाफ आधा दर्जन केस CBI के अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। अब इस उम्र के फेस में उनको उनका सामना करना पड़ा है, लंबी प्रक्रिया केस होगी भाई, केस का क्या पता कब क्या कोर्ट केस करोड़ बैठ जाए, उनका सामना करना पड़ा है। उस मजबूरी के चलते वो एक इफेक्टिव रोल, जो अग्रेसिव रोल होता है, फॉर्मर CM रहे हैं 10 साल, 37 MLA उनके पास है, 5 MP उनके पास है, एक से एक बड़े स्कैंडल हो रहे हैं हरियाणा में, बाइनिंग का स्कैंडल हो रहा है, रेत का स्कैंडल हो रहा है, नूह में, रावली में स्कैंडल हो रहा है, अरे सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है कि माइनिंग माफिया बड़ा ताकतवर है हरियाणा में, और उसने 25 मीटर जगह बना दी, सड़क बना दी मिनरल ले जाने के लिए, और चीफ सेक्रेटरी एफिडेविट में कहते हैं फॉरेस्ट ने किया काम। अरे भाई, चीफ सेक्रेटरी तो पूरे प्रदेश का होता है, फॉरेस्ट महकमा का उसके अंडर नहीं है। इतने घोटाले हो रहे हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष कांग्रेस 37 MLA में, फिर कहूँगा 5 MP, बड़ा भारी चंक होता है, वो कोई प्रभावशाली रोल इसीलिए नहीं अदा कर पाए कि कुछ मजबूरी रही, वो संगठन नहीं है, वो दमदार अध्यक्ष नहीं है, और नेता प्रतिपक्ष नहीं। पवन बंसल जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ताकतवर तो है, उनकी पकड़ भी है, लेकिन वह भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं जो भूमिका उनको निभानी चाहिए, जो 37 की ताकत के साथ। कहीं ना कहीं उनकी कमज़ोर कड़ी है, और उनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं उनका है, तो कोई न कोई नया चेहरा ताकतवर बनकर उभरेगा। तो नया चेहरा कौन हो सकता है, किन की चर्चा आप मानते हैं? पहले जी के 87 में दिगलाल की आंधी थी, बहुत कदावड़े थे, वो सिर्फ 5 MLA थे, एक जसमादी और 4 MLA और थे। असेंबली में संपत सिंह के बार बार बजला को लेकर आलोचना करते, तो जसमादी भी खड़ी हुई, टोटली अनपढ़ लेडी, गृहिणी, कभी पॉलिटिक्स में नहीं आई थी, चलिए संपत्ति है तो स्कूल नहीं चला इसका, यहाँ क्या बात कर रहा है, और तुम्हें तो नींद में भी उछलते हुए बजना दिखाई देता है। मतलब 5 लोगों ने बड़ा देवलाल जैसे कद्दावर नेता, और अब 37 MLA हैं, फिर भी, और 37 में से ना कद्दावर लोग हैं, रघुवीर कादन जैसे हैं, और फॉरेन मिनिस्टर हैं, सीनियर लोग बढ़ हैं, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे, इतने घोटाले हो रहे हैं सरकार में। तो हम ये मान लें, जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, कैप्टन अजय सिंह यादव है, पुरानी पीढ़ी कहीं ना कहीं साइड में जाएगी और नई पीढ़ी आएगी, ये मान ले? देखिए, तो मैं बताता हूँ, पुरानी और नई पीढ़ी का समावेश करके राहुल गांधी कोशिश करेंगे कि कंसेंसस बनाई जाए। ये पक्का है कि जो बनेगा सिस्टम, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उसमें महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहेगी, उनके साए से दूर हटकर भी कोई आएगा, तभी कांग्रेस इफेक्टिव हो सकती है। तो आपकी बातों से अब जब निकल कर के आ रहा है, क्योंकि मैं तो पत्रकार हूँ और आपने जो बड़ी काम की बातें हमको बताई, हरियाणा में स्कैंडल पर स्कैंडल हो रहे हैं, आपने कहा है अभी, तो क्या अभी एक जो आपने खनन माफिया की बात कही, वो ज़्यादा जो बड़े स्कैंडल हैं आप उनको लेकर के जो बातचीत करें, क्या है खनन का, क्या है रोल? तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री गए, एक पत्रकारों का सम्मेलन था रोहतक में, 21 लाख रुपये ग्रांट दी, चलो उन्होंने एक वर्ड का नैतिक पत्रकारिता करें, एक वर्ड का, मुझे समझ नहीं आ रहा नैतिक पत्रकारिता क्या होती है भाई। मैं तो खोजी पत्रकारिता किताबें लिखता हूँ, सरकार की जन विरोधी नीतियाँ, पुलिस की जातियाँ, मानवाधिकारों का उल्लंघन और भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना ही मेरे हिसाब से पत्रकारिता है, इसी में नैतिक पत्रकारिता है। ये बड़े देखो दुर्भाग्य की बात है, जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है हरियाणा में, चाहे अंग्रेजी अखबार है या TV चैनल है, अपनी भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। सोशल मीडिया एक सिल्वर लाइनिंग है, और सोशल मीडिया में बड़ा कुरीतियाँ हैं, मिसयूज है,
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर भी आप देखिए जितने मेजर स्कैंडल आ रहे हैं प्रमुख अखबारों की बजाय सोशल मीडिया में आ रहे हैं, उसके बाद अखबार उनको पिकअप करते हैं। तो खनन को लेकर के, जो अरावली को लेकर के आप जो चिंता व्यक्त, अभी मैं आपका एक आर्टिकल भी देख रहा था, क्या अरावली को लेकर के चिंता बढ़नी चाहिए? अरावली पर खनन माफिया की निगाह है? दो चीज़ों का जिक्र करें। अरावली में जो पत्थर की मांग हो रही है और रेता का जो फरीदाबाद और पलवल में हो रहा है, तो करण दलाल और रणदीप सुरजेवाला ने मामले को उठाया। अरावली एनसीआर की लाइफ लाइन है भाई। अरावली खत्म हो गई तो जीना ही। गुड़गांव में अब डीएलएफ भी निकाल रहे हैं 10-20 करोड़ के, मंगोलिया है 100 करोड़ के फ्लैट है। अरे जब पानी नहीं रहेगा, प्रदूषण इतना हो जाएगा, लाइफ लाइन ही खत्म हो जाएगी, लोग छोड़ छोड़ के भागे यहाँ से। लोग गुड़गांव छोड़ कर भागे। 500 फॉर्चून कंपनी का ये हेड ऑफिस है, तो यहाँ रहने लायक ही नहीं बचेगा। तो इतना मतलब है, अरावली नहीं बची तो गुड़गांव छोड़ भागे। एनसीआर में रहने लायक नहीं बचेगा। आपको बता दें कि माफिया ने नूह में एक एडवांटेज लेते हैं। राजस्थान और नूह की बॉर्डर साथ रखी है, वहाँ पे माइनिंग अलाउड है। वो कहते हैं ये माइनिंग तो राजस्थान के लोगों ने की है, ग्राम शासन में 25 मीटर सड़क बना दी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट लैंड में माफिया ने, ताकि मिनरल वहाँ से ले जाए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया चीफ जस्टिस गवई साहब ने, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने वो दे दिया, क्या एफिडेविट फॉरेस्ट महकमे ने किया। अरे आप उन्होंने नताड़ा उनको, आप चीफ सेक्रेटरी पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरे हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हो, फॉरेस्ट महकमा के आपके अंडर नहीं है। उन्हें 7 जुलाई तक जवाब देना है इसका। अभी जो आ रही है, और ये भी लिपापोती कर रहे हैं। एक दो बंदों को पकड़ लिया दिखाने के लिए कि जिन्होंने सड़क बनाई। अरे बड़े इतना बड़ा माफिया, एक दो बंदों को पकड़ने से क्या होता है? 25 मीटर सड़क रातों रात बन नहीं जाती, और 25 मीटर सड़क, ताकि वहाँ से ले जाया जाए, ढोया जा सके। और 50,000 मीट्रिक टन वहाँ से अवैध खनन। और मतलब पलवल पे फरीदाबाद में यमुना बैंक पे रेती निकलती है, इलीगल पुल बना दिए गए हैं माफिया ने। उसके पास तो कॉन्टैक्ट है, बाकी के पास कॉन्टैक्ट नहीं है, और पर्यावरण की क्लीनेस नहीं है। दोनों ग्रुप में झगड़ा होता रहता है, दोनों ग्रुप में माफिया बन गए हैं, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी होने वाली है। बड़ी शर्म की बात है, करण दलाल और रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाए, मीडिया में बहुत आया। आज एक बयान आ गया अखबार में, माइनिंग महकमा, इरीगेशन महकमा के जूनियर अफसरों ने एक टीम बनाई, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, कुछ नहीं पाया गया। इससे पहले जब हमने लिखा अरावली में खनन हो रहा है, तो महकमे के वजीर साहब पवार साहब का बयान आ गया। मैं गया, मैं पहाड़ियों पे चढ़ा, मैंने देखा, मैंने वीडियो बनाया, कुछ नहीं हुआ। अरे जब मंत्री जाएगा तो उसको कुछ दिखेगा थोड़ी, मतलब अभी इतना गंभीर मामला है। और बता दें आपको, गुड़गांव में ही अभी अभियान चल रहा है तोड़फोड़ का। अच्छी बात है, अभियान चलना चाहिए, लेकिन रेडी पकड़ी वालों के खिलाफ चल रहा है, बड़े बड़े बिल्डरों के खिलाफ, बिल्डर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। गैरतपुर जो है वो एक आपके जो डीटीपी काफ़ी नाम, गैरतपुर में आसपास सैकड़ों फार्म हाउस बने हुए जगह, जिनमें एक जो अभी पावरफुल मिनिस्टर उनका फार्म हाउस था, उसको तो 16 एकड़ में रिजोर्ट बनाने की वो मिल गया, अनुमति मिल गया, बाकी लीगली चल रहे हैं। अरे सरकार चाहे नोटिस तो दे दिया उनको लीगल कर दो भाई, फीस भी आएगी, सरकार के पास पैसा पड़ेगा, कोई कुछ नहीं करना। हाँ, उनको लीगल कर दो। और आज सरकार जंगल सफारी करी जा रही है। अरे जब गुड़गांव ही नहीं बचेगा, जंगल सफारी की कर रही है, ग्लोबल सिटी की कर रही है, एक नया गुड़गांव बनाया जाएगा, जंगल सफारी लगाई जाएगी। पर पुराना बदहाल है, वो उसकी चिंता नहीं हो रही। जो मैं आप गारंटी से बताऊँ, मैं 56 सेक्टर में जहाँ बैठे हैं, आप जाओ शहर में, ऑटो में बैठ कर जाओ, ऑटो में इतने खड्डे मिलेंगे, आपकी हड्डियाँ टूट जाएंगी। तो पहले हमारी बहन चले जाए, वो उसका अबॉर्शन हो जाएगा। पर क्या है, सीएम साहब सैनिक तो आते हैं, गाड़ी में आते हैं, रेस्ट हाउस आते हैं, मिलते हैं, कैबिनेट की मीटिंग की, 5-10 बिल्डर मिलते हैं, या नरबीर वगैरह मंत्री मिले, चले गए, उनके शहर क्या होता पता नहीं क्या। तो अभी 1 साल लगभग हो गया है नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी को। अभी जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम है, वो 11 वर्ष का जश्न मना रही है। वो उसकी शुरुआत हो चुकी है 9 जून से जो है, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो उपलब्धियों की बातें हो रही है नरेंद्र मोदी सरकार की, भारतीय जनता पार्टी घर घर पहुंचाने की बातें कर रही है, हरियाणा को कुछ बड़ा आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी को श्रेय दिया जाना चाहिए? इस दौरान 11 वर्ष के शासन में नरेंद्र मोदी की वजह से हरियाणा में ये हुआ है। देखिए, ट्रिपल इंजन सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, हरियाणा में भी सरकार है, और नगर निगम में सरकार है। ठीक है, प्रोजेक्ट वगैरह हाई वगैरह के मिले हैं, वो एक सिस्टम होता है, प्रक्रिया होती है, चलता रहता है पूरे देश में ना। अलग से हरियाणा को ऐसा कोई वो, जबकि हरियाणा नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने में, आपको याद दिला दें, नरेंद्र मोदी ने 2014 में पीएम बनने से पहले जनसभा रेवाड़ी में की थी, एक्स सर्विसमैन की रैली, आशीर्वाद मांगा, 2013 आशीर्वाद मांगा था, और हरियाणा के लोगों ने आशीर्वाद दिया, दम के सीटें दी।
और उनकी सरकार बनाई, दोबारा फिर बनाई, लोकसभा में बहुत सीटें दी। ये अलग बात है, इस बार 5 सीटें आई उनकी। लेकिन ये क्या, और मोदी जी का तो बड़ा पुराना संबंध है, जब भी आता है कहते हैं पुराना संबंध है, अभी नमक खाया मैंने यहाँ का, खिचड़ी खाई है, 96 में प्रभारी था यहाँ का, तो अटैचमेंट होनी चाहिए थी। बंगाल में, बिहार में जाता है, एक बड़ा पैकेज देते हैं, नीतीश को खुश करना है। अरे आप स्पेशल पैकेज देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। हरियाणा को स्पेशल पैकेज नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी। स्पेशल पैकेज दे, कोई प्रोजेक्ट दे, तभी तो साबित होगा कि मेरा यहाँ से प्यार है। तो अभी वो लगाव साबित नहीं कर पाए। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आपने सुना और कांग्रेस की राजनीति जो है उसके बारे में भी सुना। जो कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान चल रहा है, उससे उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस निकट भविष्य में अच्छा करेगी, क्योंकि राहुल गांधी ने सीधे कमान संभाली है। नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद हरियाणा में जो रूटीन के काम तो हुए हैं, हाईवेज भी बने हैं, लेकिन ये रूटीन की प्रक्रिया है। नरेंद्र मोदी जो हरियाणा से अपना अटैचमेंट बताते हैं, जिस तरह उन्होंने यहाँ की खिचड़ी खाई है रोहतक कार्यालय में, उनका जो एक अच्छा समय गुजरा है, उस हिसाब से एक बहुत बड़ा पैकेज उन्हें देना चाहिए। मनोहर लाल के साथ स्कूटर पे भी घूमे हो। मनोहर लाल के साथ स्कूटर पर घूमे हैं, तो उन्हें वो स्कूटर वाला धर्म जो है हरियाणा में निभाना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, जंगल सफारी बना देंगे, गुड़गांव में ग्लोबल सिटी अलग नगर बसा देंगे। अरे जो ऑलरेडी नगर है उसमें तो सुविधाएं पहुंचा दो, उसको संभालो, उसको संभाल। कुल मिला के ये है कि जो भविष्य की योजना है उन पे बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर अब जो काम करने की जरूरत है वो नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण को लेकर के भी अभी भाट साहब का जो जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी हम अलग से भी एक बार हम चर्चा करेंगे। आपने पूरी बातें सुनी हैं, राजनीति की बातें हैं, आपको समझ गए होंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहाँ पर खड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब।